हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टलाइज नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने कई सारी चीज़ें कवर की थी, तो पहले आप वो वाला लेक्चर देखिएगा, फिर उसके बाद में ये वाला, है ना। तो कंटिन्यूटी होगी और फिर समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा था किस तरीके से इवॉल्व हुआ। वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो कि अपार्थाइड रिजीम थी वहाँ पर चला करती थी। ब्रिटिशर्स जो थे वहाँ पर रूल किया करते थे, और जो वहाँ के नेटिव लोग थे जो कि ब्लैक कलर के थे, तो उनके कलर के बेसिस पे उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखी थी और फिर स्ट्रगल किया उन लोगों ने अपार्थाइड रिजीम के अगेंस्ट, और वहाँ पर फिर डेमोक्रेसी लेकर के आया और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने। अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें वाइट और ब्लैक दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी और सभी लोगों को साथ में लेकर के चलने की बात की गई, है ना, जो भी वहाँ पर रहते थे, है ना। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस जानी थी। अब देखेंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसे कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन ना बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस थे। सिचुएशन ऐसी हो गई थी, वहाँ पर ब्लैक और वाइट जो थे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था ब्लैक के साथ में। तो ब्लैक्स जो थे वाइट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे। फिर भी वो लोग जो है साथ में आए, ठीक है, और उन लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पर हमारे यहाँ भी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि जो हमारी इतनी बड़ी कंट्री, इतनी डाइवर्स कंट्री है ना, तो 1947 के टाइम पर इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी और फिर डिफरेंट व्यूज़ थे पीपल के, और बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस कर रहा था इंडिया, है ना। 1947 तक ना ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा लूटमार मचा के रखी थी। तो उन लोगों ने ना पूरी तरीके से इंडिया को जो था पूरा गरीब हो गए थे। यहाँ के लोग जो थे पॉवर्टी में आ गए थे अपन, है ना। और जो इलिटरेसी भी फैली हुई थी, गरीबी थी, भुखमरी थी, और लोग जो थे बहुत परेशान थे यहाँ की। और उन लोगों ने ना बची कुची कसर और पूरी कर दी, कम्युनल वायलेंस भी लगा दिया था, जो मतलब कि दो कम्युनिटी को भिड़वा दिया था, हिंदू एंड मुस्लिम को। तो उसकी वजह से पार्टीशन हो गया था। पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान क्रिएट हुआ, तो बहुत ज़्यादा जो था दंगे हुए और फिर लोगों की जान गई। तो ऐसी सिचुएशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की गई थी, जो हमारे संविधान को लिखेगी, है ना, उसमें कई सारे मेंबर्स थे। तो जब पार्टीशन के टाइम पर ना रिलीजियस डिफरेंसेस अगर हो गए थे, अब जो सबको साथ में लेकर के चलना है ना, और जो रिफ्यूजीज़ मतलब कि जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे और इंडिया से पाकिस्तान गए थे, तो बहुत सारे लोग थे, है ना। और उन लोग में उनकी फैमिली वालों की भी डेथ हो चुकी थी। तो बहुत ज़्यादा अलग सा एक्सपीरियंस था वो लोग जो थे फेस कर रहे थे, है ना। तो इंडियन पाकिस्तान तो क्रिएट हो गए थे, पर 10 लाख जो लोग थे उन लोग ना हर साइड से, दोनों साइड से बॉर्डर के पास में डेथ हो गई थी लोगों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था पार्टीशन की वजह से, है ना। तो पाकिस्तान जब अलग हुआ था तब, तो ना एक और प्रॉब्लम थी हमारी कंट्री में। क्या प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिशर्स जब गए थे ना यहाँ से, तो इन लोगों ने एक और हरकत की थी। उन्होंने कहा, जो हमारे यहाँ ना कई सारे राजा महाराजा एग्जिस्ट करते थे इंडिया में, है ना, मतलब कि आपने देखा होगा पहले जो राजा महाराजा रूल किया करते थे, फिर उसके बाद में जो ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था सब कुछ। तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन लोग के अंडर राजा महाराजा हो गए थे। बट अभी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो वो लोग राजा महाराजा जो थे उन लोगों से कहा ब्रिटिशर्स ने कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर लें, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, या तो अलग रहें, मतलब अलग कंट्री बन जाए उनकी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना, कि जैसे हैदराबाद जो था वो कहता था पहले पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता था, फिर उसके बाद बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट रहेंगे, है ना। तो इस तरीके की हरकतें चली थी। तो हैदराबाद आप देखो हमारी कंट्री के जो तेलंगाना में बीच में है एकदम, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना। साइड में बैठा पाकिस्तान जब देखो टेररिज्म खेलता रहता है ना। तो ऐसी हरकतें करता रहता फिर। तो हैदराबाद को पुलिस एक्शन के थ्रू मतलब वहाँ पर कंट्रोल किया गया, है ना, क्योंकि वहाँ के लोग चाहते थे कि इंडिया में मिल जाए। पर जो वहाँ के नवाब जो थे, राजा महाराजा थे, वो क्यों चाहेंगे कि, मतलब वो चाहेंगे कि उनकी अथॉरिटी बनी रहे। जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, तो ये राजा महाराजा थोड़ी ना चलेंगे फिर उस टाइम पर, है ना। तो फिर 1947 के टाइम पे एक और इशू आया था, जैसे कि कई सारे राजा महाराजा थे, तो बाकी सबने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया और इंडिया एक यूनियन बन गया। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ द इंडिया भी कहते हैं। और फिर जम्मू एंड कश्मीर का इशू हो गया था, कि जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ के राजा कहते हैं कि वो जो है इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो फिर उसके बाद में जब पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया, तो जो जम्मू एंड कश्मीर जो था, उसने ना इंडिया से इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था, उसमें साइन कर लिया कि जम्मू एंड कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट है अब, है ना। तो उस टाइम पर पाकिस्तान ने तब ऑक्यूपाई कर लिया था कई बहुत सारा पार्ट कश्मीर का, है ना। और फिर वहाँ पर टेररिज्म फैलाने लगा था वो। तो अभी भी चलती आ रही हैं उसकी हरकतें, है ना। फिर उसके बाद में जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया था, तो रेफरेंडम करा के जूनागढ़ को भी इंडिया में मिलाया गया, और फिर इस तरीके से यूनियन ऑफ इंडिया बना था। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, तो इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था। इनको सरदार का टाइटल 1928 में जब बरदौली सत्याग्रह हुआ था, तब वहाँ की विमेंस ने ना इनको टाइटल दिया था। वहाँ की औरतों ने कहा था कि सरदार है इनका, मतलब सरदार बोला गया इनको, तो तब से इनका सरदार जो है इनको टाइटल मिल गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। इनका स्टैच्यू भी है गुजरात में,
तो वो जो साबरमती रिवर के पास में है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं उसको, है ना। और यूनिटी डे भी हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है अपने इंडिया में, है ना। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे जो सेलिब्रेट करते हैं यूनिटी डे को। तो यूनिटी डे कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनिटी डे, है ना। तो ये जो फॉर्मर जो यूनियन होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं जब हमारी इंडिया में फर्स्ट गवर्नमेंट बनाई गई थी ना, जब ब्रिटिशर्स के जाने के बाद में, तो उसमें होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये, और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंटरिम गवर्नमेंट में। इंटरिम गवर्नमेंट ना थोड़े टाइम के लिए बनाई गई थी, क्योंकि उस टाइम पर एकदम से इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा सकते थे जो पार्टी थी, तो उसी में से फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी कि थोड़े टाइम के लिए। फिर उसके बाद में प्रॉपर इलेक्शन हुए थे, फिर जो रूलिंग पार्टी आई थी, ठीक है, रूल करने के लिए। तो ये जो थे लॉयर थे, और बरदौली पीस एंड सत्याग्रह जो हमने आपको बताया ना 1928 में हुआ था, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा जो प्रिंसली स्टेट्स, जो कि राजा महाराजा वाले प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको इंडिया में मिलाने में, है ना। तो इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ द इंडिया भी कहते हैं। और ये जो थे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के। अभी ना इसके बाद में फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस हो गए थे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो था बनाना था उस टाइम पर, है ना। तो कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना था और अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, ताकि आगे तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश को जोड़े रखे, है ना। तो यहाँ पर ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन लोग, जो वो लोग थे ना, वो लोग भी टेंशन में थे कि इंडिया को साथ में लेकर के चलना है। बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि हमारी कंट्री का प्रेजेंट जो आज के समय को देख करके और आगे कैसा रहेगा, है ना। तो फिर संविधान लिखा गया था। पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो द पार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टी देयर वॉज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव क्रिएट अ कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। मतलब ना हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि हमारी जो कंट्री होगी वो कैसी होगी। हमारी कंट्री होगी डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पर लोगों का रूल होगा, है ना। रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिनको इलेक्शन के थ्रू चुना जाएगा, और फिर वो लोग जो है वहाँ पर बैठेंगे, ओके, और लॉ मेकिंग करेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट में, है ना। तो पहले ही क्लियर था कि हमारी कंट्री जो थी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। और कई सारी चीज़ें क्लियर करी थी उन लोगों ने, कि जैसे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होगा, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, है ना। तो जैसे जैसे साउथ अफ्रीका में ना उन लोगों को जो ब्लैक और वाइट सब साथ में आए, और फिर उन लोगों ने सॉरी उन लोगों ने बैठ करके कंसेंसस मतलब एग्री किया उन लोगों ने कि हाँ ठीक है, हमें डेमोक्रेटिक नेशन चाहिए है। ऐसा नहीं था। इंडिया के जो लीडर्स थे उन लोग के माइंड में क्लियर था कि उन्हें कैसे अपने देश को आगे लेकर के चलना है। उन लोगों ने देखा था बाहर कंट्रीज़ में भी सिस्टम, इवन जो कई सारे जो हमारे यहाँ के लीडर्स जो थे बाहर पढ़ के आए थे, ब्रिटिशर्स जो इंग्लैंड है वहाँ पर, तो वो लोग देख कर आए थे ये लोग कैसे काम करते हैं, है ना। तो उनके माइंड में ये सब क्लियर था। तो ये जो कंसेंसस जो था, ये जो मतलब सहमति जो थी लोगों के बीच में, ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर ही बन गई थी। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, फ्रीडम जो फाइटर्स थे, जो हमारे संविधान में जो मतलब संविधान बनाने के लिए जब ये लोग बैठे थे, तो उनको पहले ही पता था कि हमें हमारी कंट्री को कैसे लेकर के चलना है ना। तो और नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मियरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल, इट वॉज ऑल्सो अ स्ट्रगल टू रिजुविनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। तो एक तो ना हमारी जो कंट्री थी उसमें कई सारी सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, है ना। जैसे कि पहले तो सती प्रथा चला करती थी, जिसमें औरतों को जला देते थे, है ना, उनके जो पति की डेथ के बाद में, है ना। तो पहले ऐसी ही सती प्रथा चला करती थी। फिर उसके बाद में और भी प्रॉब्लम थी, जैसे कि लड़कियों का एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम था, उनके लिए स्कूल्स नहीं थे, है ना। बहुत ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चला करता था, है ना। ऊंची जाति नीची जाति वाला बहुत ही ज़्यादा ये सब ना मैंटेलिटी थी लोगों के दिमाग में, उनके भरा हुआ था ये सारी चीज़ें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी थी। तो हमारी कंट्री को एक अच्छा संविधान बनाना है, ठीक है, मतलब संविधान लेकर के चलेंगे। हमारी कंट्री के लिए एक अच्छा संविधान होना चाहिए, है ना। ये तो था ही हमारे जो नेशनल मूवमेंट में, है ना। नेशनल मूवमेंट में ये तो था, पर एक और चीज़ थी कि हमारी कंट्री में ना रिफॉर्म्स भी होने चाहिए हमारी सोसाइटी में, है ना। पॉलिटिक्स में मतलब ढंग का होना चाहिए, सिटीजन्स के राइट्स होने चाहिए, है ना। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए मैन एंड वुमेन की, इक्वालिटी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट थी, है ना। बहुत सारे डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में भी, कि किस तरीके से इंडिया को लेकर के चलना है आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। तो एक तो हमें अपनी सोसाइटी को मतलब जो रिफॉर्म करना है, उसमें जो भी गलत प्रैक्टिसेस हैं उनको हटाना है, और आगे जो कंट्री को लेकर के चलना है उसकी जो है इंडिया को किस तरीके से, जो इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद में, जैसे कि अगर एग्जांपल देखें तो डेमोक्रेसी भी पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है ना। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो चुने जाते हैं, वो लोग जाकर के लॉ मेकिंग करते हैं। पर ना जो हाँ प्रेसिडेंट जो होता है ना वो नॉमिनल हेड होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना वो रियल हेड होता है ना। तो प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर लगते हैं, है ना। पर अगर प्रेसिडेंशियल जो डेमोक्रेसी होती है जैसे कि यूएस में, तो प्रेसिडेंट ही मेन हेड होता है वहाँ पर, है ना। तो कई सारे डिफरेंसेस थे किस तरीके से इंडिया को लेकर के चलना है इंडिपेंडेंस के बाद में। जो डिफरेंसेस थे ना आज भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना।
जब बहुत सारे लोग होते हैं तो अलग अलग उनके व्यूज़ होते हैं, है ना, तो अलग अलग जो आइडियाज़ होते हैं, तो डिफरेंसेस थी। एज फार एज बैक इन 1928, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू जो और उनके साथ में 8 जो मेंबर्स थे, कांग्रेस लीडर्स जो थे, उन्होंने ना एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा इंडिया के लिए, मतलब थोड़ा सा ना ड्राफ्ट किया कि इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। 1931 में कराची में सेशन हुआ इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मतलब वहाँ पर सबकी मीटिंग हुई, तो वहाँ पर रेजोल्यूशन लिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, है ना। तो वैसा दिखाया उन्होंने कि इस तरीके से कैसा होगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जिसके हिसाब से हमारी कंट्री आगे चलेगी, है ना। क्योंकि उस टाइम पर भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि फ्रीडम मिल जाए, है ना, इंडिपेंडेंस मिल जाए, पर बाद में मिली वो 1947 में, है ना, तो डिले हो गया था फिर। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना 1928 का, 1931 में भी ऐसा आया। तो ये कमिटेड थे टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये जो दोनों डॉक्यूमेंट थे ना, इसमें कॉमन चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ें क्या थी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि वोट देने का अधिकार सभी लोगों को होगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, या फिर विमेन हो, या फिर मैन हो, सभी लोगों को। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखोगे ना, वहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि यूएस हो गए, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, तो वहाँ पर जो राइट टू वोट के लिए वेमेंस को वोट का अधिकार नहीं था, है ना। तो वहाँ पर ना मूवमेंट चलाए गए थे ताकि उनको राइट टू वोट का अधिकार मिले। यूएसए में राइट टू वोट उनको मिला 1920 में, जबकि यूएस जो है बहुत पहले आज़ाद हो गया था, है ना। तो और जो यूके की बात करें तो वहाँ पर 1928 में उनको मिला अधिकार वोट डालने का, है ना। तो इस तरीके से बहुत देर बाद दिया था वुमेन्स का अधिकार, जो राइट टू वोट का। और उनको ना, जहाँ जो लोग अमीर होते थे ना, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, पहले सिर्फ उनके पास हुआ करता था वोट देने का अधिकार। पर हमारी कंट्री जैसे ही आज़ाद हुई तो वहाँ पर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा गया, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। उसके बाद में राइट टू फ्रीडम, सभी लोगों को आज़ादी का अधिकार है ना, इक्वालिटी का अधिकार। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इसलिए दिए गए क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो हमारे साथ बदतमीज़ी की थी, है ना, जो रूल किया था, जो इंडियंस को इतना परेशान किया था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ये सब झेल के आए हुए थे। तो वो नहीं चाहते थे कि आगे हमारी कंट्री में, हमारे देश के किसी भी लोगों के साथ में, कोई भी नागरिक के साथ में कुछ भी गवर्नमेंट अपनी मनमानी करे, है ना। तो इसलिए, और राइट टू फ्रीडम के साथ में इक्वालिटी, इक्वालिटी समानता का अधिकार, है ना। एंड जो माइनॉरिटीज़ है ना हमारी कंट्री में, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे कि माइनॉरिटीज़ जो कम नंबर में लोग होते हैं ना, और जो मेजॉरिटी जो ज़्यादा नंबर में लोग होते हैं, तो माइनॉरिटीज़ को ऐसा ना लगे कि उनके ऊपर थोपी जा रही हैं चीज़ें। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखो ना, तो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, तो माइनॉरिटीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे कि हिंदू माइनॉरिटी हो गए, वहाँ पर जैन है, बुद्धिस्ट है, तो वो लोग सब ना बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर ना अत्याचार किया जाता है। तो हमारी कंट्री में अगर देखो ना, तो गवर्नमेंट ने 6 टाइप की माइनॉरिटीज़ हैं हमारे यहाँ, उनके हिसाब से, है ना। मतलब कि जो 6 हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ है ना, उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, और फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं आर्टिकल 29 और 30 में, प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज़ को। 1992 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ भी बनाया गया ताकि उनको उनकी देख रेख हो सके, है ना। तो 6 माइनॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो ना, मुस्लिम है, ओके, बुद्धिस्ट है, मुस्लिम बुद्धिस्ट हो गई, जैन हो गई, पारसीस हो गए, है ना। तो ना हमारे यहाँ जो 6 टाइप की माइनॉरिटीज़ है उसमें आते हैं जो मुस्लिम, ठीक है, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, सिख, है ना। तो ये हमारे यहाँ 6 टाइप की माइनॉरिटीज़ हैं, जिनके लिए कई सारी स्कीम्स भी लाई जाती हैं, है ना। तो ऐसे माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दिया जाता है। फिर उसके बाद में जो thus some basic values were accepted by all leaders much before the constituent assembly met to deliberate on the constitution। तो ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना, जिसमें जो नॉमिनेटेड भी थी और ना इलेक्टेड भी थी, तो इसमें बहुत सारे लोग थे जो कि ना अच्छे अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे। हर सेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का काम कर रहे थे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ना, तो कई सारे जो बेसिक वैल्यू थी ना, वो पहले से ही एक्सेप्ट कर ली गई थी। इससे पहले, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बाद में सेटअप की गई, इससे पहले ही कई सारी वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर ली गई थी। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारे यहाँ फ्रीडम होगी, इक्वालिटी होगी, डेमोक्रेसी होगी, है ना। और जैसे कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होगा।
तो अब ना फ़ैमिलियरिटी थी हमको जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कॉलोनियल रूल का था, उसकी वजह से ना हम हाँ ना डेवलप कर पाए, मतलब कि इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन हमारे यहाँ कैसा होगा। देखो हमारे यहाँ ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टाइप ना, मतलब पार्लियामेंट्री जो है ना सिस्टम, जैसा ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है वैसा ही सिमिलर सिमिलर है थोड़ा थोड़ा। पर हमारे यहाँ ना प्रेसिडेंट होते हैं इलेक्टेड, ना कि हमारे यहाँ कोई राजा बैठा हुआ है। ब्रिटिश में आज भी उनकी महारानी राजा महाराजा बैठते हैं, है ना। तो उनके यहाँ जो हेड होते हैं सबसे मतलब पहले आते हैं वो, पर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं। बाकी सब पार्लियामेंट्री सिस्टम वगैरह थोड़ा सिमिलर है, क्योंकि हम उससे फैमिलियर थे, क्योंकि हम जानते थे कि वैसा ही जो है, मतलब ना वो इजी पड़ेगा, लोग उसको समझते थे इसलिए। द ब्रिटिश रूल हैड द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू। ब्रिटिश रूल में ना कुछ लोगों को ही वोटिंग राइट दिया गया था, वो भी बहुत ज़्यादा मांग करने के बाद में फिर कुछ लोगों को वोटिंग राइट दिया गया, है ना। ऑन द बेसिस दैट ब्रिटिश इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर, क्योंकि ना जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पर बहुत ही वैसा लेजिस्लेचर हुआ करता था कि वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास में अल्टीमेट पावर थी। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया। तो प्रोविंशियल उन्होंने लेजिस्लेचर बनाया था। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मतलब कि स्टेट असेंबली समझ सकते हो आप, है ना। प्रोविंस कहते थे पहले स्टेट्स को, आज के टाइम पर स्टेट्स कहते हैं। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हुआ करता था वो बनाया हुआ था, एंड कई सारी मिनिस्ट्रीज बनाई गई थी, है ना, इंडिया में। दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये जो थे फुली डेमोक्रेटिक नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पावर चला करती थी, है ना, और सभी लोगों को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। पर इंडियंस को ना इसमें से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला काम करके, कि हमें अपनी कंट्री के आगे कैसे लेकर के चलना है और इंस्टीट्यूशन कैसे फ्रेम करने हैं, है ना, और उसमें काम कैसे करना है ना। That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedure from the colonial laws like Government of India Act 1935। इसीलिए ना हमारे यहाँ जो कई सारी चीज़ें ना अडॉप्ट की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ब्रिटिशर्स जब लॉ लेकर आते थे, पहले ये लोग चार्टर एक्ट कहते थे, 20-20 साल के जो एक्ट हुआ करते थे, है ना। फिर उसके बाद में इन्होंने ना क्या किया, जब 1857 की क्रांति हुई तो उन लोगों ने इंडियंस को फील देने के लिए कि तुम्हारी कंट्री है, तुम्हारे लिए हम लोग भले का काम कर रहे हैं ना, इसलिए ये लोग फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऐसा इंक्लूड करने लगे, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी इंडियंस को, इसलिए ना इसको इम्प्लीमेंट तक ढंग से नहीं किया, और 1937 में इसको ना हटा दिया गया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी इंडियंस को, है ना। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। कई सालों तक सोचते रहे, डिबेट होती रही, विचार करते रहे कि किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, है ना। तो इसका भी अलग बेनिफिट है। हमारे जो लीडर्स थे उनको कॉन्फिडेंस उनको आया दूसरी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे ना उनको भी पढ़ के, है ना, अपने तरीके से, और फिर उन्होंने देखा कि दूसरी कंट्री का ये प्रोविज़न है पर हमारे यहाँ इसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। तो उस प्रोविज़न को हमारी कंट्री में चेंजेस के साथ में जो इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, फिर उसको लागू किया गया, है ना। तो इस तरीके से हमने जो 60 से ज़्यादा कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लीडर्स थे उन्होंने, है ना। और फिर उसके बाद फिर 2 साल 18 महीने जो 11 दिन के बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आया। जैसे कि ना हमारे यहाँ जैसे कि मैनी ऑफ आर लीडर्स जो उन्होंने इंस्पायर हुए थे फ्रेंच की रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री में है ना, जो 9th क्लास की, तो उसमें ना जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उससे ये वैल्यूज़ निकल के आई थी। तो हमारे यहाँ भी इंक्लूड किया गया कि लिबर्टी होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होना चाहिए। लिबर्टी मतलब कि लोगों को आज़ादी होनी चाहिए, है ना, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेन, उनके ऊपर जो कोई ना ऐसे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगने चाहिए ज़्यादा, है ना। इक्वालिटी का मतलब सभी लोगों को समानता का अधिकार, है ना, सभी लोग समान होंगे, किसी का भी भेदभाव नहीं होगा। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, सभी लोग साथ में लेकर के चलेंगे आगे चल के, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे भी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है ना। जैसे कि हमने फ्रांस जो है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो हमने लिया वहाँ से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वैसे ही ना जो यूएस में ना बिल ऑफ राइट्स होते थे, यूएस के बिल ऑफ राइट होते थे, और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटिश में, हमने आपको बताया जो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती थी, तो वही फॉर्म हमारे यहाँ भी अडॉप्ट किया गया थोड़े चेंजेस के साथ में, है ना। हमारी पार्लियामेंट एकदम सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट ऐसा कानून नहीं बना सकती
कि जो मतलब हमारी आज़ादी को कम करे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करे ज़्यादा, बेसिक स्ट्रक्चर को, है ना, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स हटा दे। ऐसा कुछ नहीं कर सकती पार्लियामेंट, अपनी मनमानी नहीं कर सकती। पर ब्रिटेन में ना पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है ना। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया ब्रिटेन का। फिर बिल्स ऑफ राइट्स यूएस के, बिल्स ऑफ राइट्स कहते हैं वहाँ पर फंडामेंटल राइट को, जो मौलिक अधिकार हमारे यहाँ कहे जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो बिल्स ऑफ राइट्स जो है उनसे इंस्पायर होकर हमने फंडामेंटल राइट दिए जो अपनी कंट्री के लोगों को, है ना। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो हुआ था रशिया में, तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के ना उससे हमने लिया कि जो सोशल इक्वालिटी के बारे में एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में, है ना। तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से इंस्पायर थे। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन मतलब कि जैसे कि ना वहाँ पर वेलफेयर ऐसा होगा कि जो गवर्नमेंट वेलफेयर रोल प्ले करेगी वहाँ पर, कि लोगों का मतलब लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। जैसे अभी देखो तो यूएस में कैपिटलिस्ट इकनॉमी चलती है, वहाँ पर ना कंपनीज़ का मेजर रोल होता है, गवर्नमेंट का कम रोल होता है ना। तो ऐसे ही सोशलिस्ट इकनॉमी होती है, वहाँ पर गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल होता है और प्राइवेट सेक्टर को लिमिटेड वे में काम करते हैं वो लोग, है ना। मतलब गवर्नमेंट ही वेलफेयर करती है लोगों का। तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से हमने सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में लेकर के आए। इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब कि जो ना इकोनॉमिक बेसिस पे कि कोई वो जो अमीर गरीब का जो डिफरेंस होता है उसको कम करना, है ना। और इकोनॉमिक इक्वालिटी लेकर के आना। सोशल इक्वालिटी की सोसाइटी में कोई डिफरेंसेस ना हो, है ना, मतलब कि भेदभाव ना हो, जैसा होता है ना जो रिच पुअर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, तो ये सब ना हो। येट दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग वॉट अदर्स हैड डन। तो हमने ऐसा नहीं किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने पूरी तरीके से कॉपी नहीं किए थे प्रोविजंस, उन्होंने अपने हिसाब से चेंजेस किए और फिर अपनी कंट्री के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया, है ना। फिर उसके बाद में उसको हमारे संविधान में लिखा गया। एट ईच स्टेप्स दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री। तो मतलब हर स्टेप में वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, क्या ये प्रोविज़न हमारी कंट्री के लिए ठीक है, क्या ये प्रोविज़न जो है इससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, है ना। मतलब इसमें क्या क्या जो गलत चीज़ें हैं जो हमारे देश के हिसाब से सही है या गलत है ना। तो ये सब वो लोग क्वेश्चन कर रहे थे। ऑल दीज फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद, डिलीब्रेट करने के बाद, है ना, फिर उसके बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। ओके, अभी ना यहाँ पर लीडर्स दिए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हमने देखा था, है ना। वल्लभ भाई जो कि जावेद भाई पटेल भी कहते थे इनको, है ना। तो अब्दुल कलाम के बारे में देखते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि ना सऊदी अरेबिया में इनका जन्म हुआ था। ये एजुकेशनिस्ट थे, ऑथर थे, थियोलॉजियन थे, है ना, स्कॉलर ऑफ अरेबिक थे, कांग्रेस लीडर थे, एक्टिव थे नेशनल मूवमेंट में। और अपोज किया था इन्होंने जो मुस्लिम जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट पॉलिटिक्स जो चली रही थी ना, पॉलिटिक्स जो चली थी उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिएट हुआ था, तो उसको भी अपोज किया था। ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हमारी कंट्री में। टीटी कृष्णमाचारी जो कि ना ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि मेन ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे हमारे जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, है ना। तो इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में, टीटी कृष्णमाचारी का। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, एंटरप्रेन्योर थे, कांग्रेस लीडर थे और फिर ये फाइनेंस मिनिस्टर थे यूनियन कैबिनेट में। अभी ना राजेंद्र प्रसाद ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस लीडर थे। मैक्सिमम ना जो अगर देखें आप तो कांग्रेस जो थी ना उस टाइम पर एक फ्रीडम स्ट्रगल का एक उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उसका नाम था। बाद में इसका जो ना चेंज हो गया और फिर ये पार्टी पॉलिटिक्स जो फैमिली पॉलिटिक्स वो सब होने लगा इसमें, है ना। तो पहले ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल, तो इसका जो 1947 से पहले ये कुछ थी और फिर बाद में कुछ हो गई, है ना, तो ऐसा रहा। तो जो राजेंद्र प्रसाद थे इनका जन्म हुआ था बिहार में, है ना। प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और फिर ना इनका रोल भी, इनको जाना जाता है इनके रोल में चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसमें, है ना। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ये सब महात्मा गांधी से रिलेटेड है। ओके, तो फिर इसमें इनका इम्पॉर्टेंट रोल था। जयपाल सिंह जो थे इनका जन्म झारखंड में हुआ था। स्पोर्ट्समैन भी थे और एजुकेशनिस्ट भी थे, एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। एंड कैप्टन थे नेशनल हॉकी टीम के, इंडिया की, है ना, उसके कैप्टन भी थे। फाउंडर थे ये प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा। लेटर ये झारखंड पार्टी के फाउंडर बने, है ना। फिर एच.सी. मुखर्जी जो थे, ये जो थे बंगाल में इनका जन्म हुआ था, है ना। वाइस चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, है ना, और जो अच्छे खासे ऑथर थे, है ना, एंड एजुकेशनिस्ट भी थे। कांग्रेस लीडर थे ये, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के, और फिर गवर्नर भी बने बंगाल के। अब देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो
हु देन वर द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन थे हमारे जो संविधान लिखने वाले। यू विल फाइंड हेयर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ना कुछ लीडर्स के बारे में यहाँ पढ़ने को मिलेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे ना वो थे, जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन was done by the assembly of elected representatives called the constituent assembly। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसको कहते हैं? तो हमारी असेंबली एक असेंबली बनाई गई थी, ठीक है, मतलब उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, है ना, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक रूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, है ना। तो वो लोग जो थे है ना ड्राफ्ट कर रहे थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, है ना। जो ड्राफ्ट था फिर उसको फाइनली जब एक्सेप्ट कर लिया था फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था जिसमें सभी लोगों ने साइन किए थे फिर, है ना। तो इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। तो 1946 में इलेक्शन हुए असेंबली के कि कौन कौन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट होगा। इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई दिसंबर 1946 में। फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की दिसंबर 1946 में हुई। फिर उसके बाद में ना द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान। 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, और फिर उसके बाद में पार्टीशन हो गया था, इलेक्शन हुई थे, फिर उसके बाद में पार्टीशन हो गया था, है ना। आइडिया जो था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ बहुत पहले दिया गया था 1934 में एम.एन. रॉय ने, है ना। फिर उसके बाद में अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी डिवाइड हो गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान क्रिएट हो गया था। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज रोट, तो उन्होंने ना कॉन्स्टिट्यूंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जो 299 मेंबर्स ने, है ना। असेंबली ने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का 26 नवंबर 1949 में, है ना। तो 26 नवंबर इसलिए इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं इसको। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने डिक्लेयर किया कि 26 नवंबर को आप कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे, है ना, इसको, क्योंकि इम्पॉर्टेंट था। बट इट केम इनटू इफेक्ट, और पर ना ये इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरीके से हमारा संविधान जो था इम्प्लीमेंट कर दिया गया हमारे देश के लिए। बट हमारा जो संविधान था ना वो कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर को। पर प्रॉब्लम ये थी कि जो 26 जनवरी था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी, तो उसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते थे। तो हमारा संविधान तो बन गया था 26 नवंबर को, तो इसके कुछ प्रोविजंस इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे और साइन वगैरह किया था सभी लोगों ने। पर है ना, पर जो 26 जनवरी को ऐसा क्या था, 26 जनवरी जो था ना वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, 1930 में जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था कि हमें जो है आज़ाद भारत चाहिए, मतलब हमें ना जो फ्रीडम चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, ऐसा जो है कांग्रेस ने डिमांड किया था, है ना। इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस डेट की, है ना। तो 26 जनवरी 1950 को इसको मार्क किया जो, और इसमें ना जो संविधान को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। इसीलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं कि हमारी जो कंट्री है पूरी तरीके से रिपब्लिक बन गई थी। रिपब्लिक जहाँ पर लोगों का शासन होता है, लोगों का रूल होता है ना, रिपब्लिक उसको कहते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, मतलब 60 साल 6 डिकेड्स अगो, मतलब अभी तो 75 हो चुके हैं, तो 75 ईयर्स अगो जो बनाया गया था संविधान, तो उसको हम एक्सेप्ट क्यों करें, है ना, क्या रीज़न है उसका। और ऐसी बात है, मतलब वो चला आ रहा है, इतना पुराना है ना, तो ऐसा भी बोला जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस टाइम के लोगों का जो है जो सहमति दर्शाता है ना। तो मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश बिकॉज ऑफ द बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेबल टू द ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज। तो कई सारी कंट्रीज़ में ना दोबारा संविधान लिखा गया, है ना। पर हमारा संविधान इतना पुराना होने के बावजूद सही साठ, मतलब एकदम अच्छे से हमारे देश को आगे लेकर के चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो मतलब ऐसा बोला जाता है कि कई सारी कंट्रीज़ में दोबारा संविधान लिखा गया था। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर। अगर कई कंट्री में देखो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक पीस ऑफ पेपर की तरह देखा जाता है ना। पर हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है ना। हमारे यहाँ तो हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, किसी का भी अपमान नहीं करना, हमारी वैल्यूज़ होती हैं ये, है ना। इवन अगर अपने जो बैग में या फिर कॉपी में अगर पैर भी लग जाता है तो अपन पैर पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि उसको रिस्पेक्ट करते हैं हम, है ना, इसलिए क्योंकि हम विद्या मानते हैं। तो अगर देखें तो नो वन एक्चुअली फॉलोज इट। और अगर देखें ना तो कई सारी कंट्रीज़ में जैसे कि पीस ऑफ पेपर बन चुका है वो संविधान, और उसको फॉलो भी नहीं किया जाता है। जैसे कि कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर भी डेमोक्रेसी तो आई, पर डेमोक्रेसी आने के बाद कुछ नहीं हुआ, फिर से मिलिट्री का रूल हो गया, वहाँ पर मिलिट्री ने कैप्चर कर लिया सब कुछ, और वहाँ पर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चली, मतलब लोगों के पास में कोई भी आज़ादी नहीं है ना। जैसे कि आप ना और भी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर ऐसा होता है। द एक्सपीरियंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट, पर हमारे संविधान का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है ना। तो ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कई सारे लोगों ने
कुछ क्वेश्चंस किए कि ये प्रोविज़न ठीक नहीं है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया। बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर आज तक कभी भी जो हमारी जो कोई भी सोशल या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भी हो, इतना नीचे नहीं गिरते कि मतलब जो है ना जो हमारे संविधान को ही क्वेश्चन मार्क कर दे, है ना, उसको ही लगा दे, या फिर उसकी जो जायज़ होने, लेजिटिमेसी मतलब जायज़ होना, तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दे। ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा ना हर जगह नहीं हो सकता। हमारा संविधान इतना अच्छा है कि उसकी जो लेजिटिमेसी अभी भी है ना, और वो अभी भी हमारे देश को आगे लेकर के चल रहा है। और सेकेंड रीज़न जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का ये है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हर सेक्शन, हर जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे पीपल ऑफ इंडिया को, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंट जो लोग थे भारत को, उनको रिप्रेजेंट कर रही थी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी। उसमें हर जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ना हमारे देश में, तो उन सबको रिप्रेजेंट किया गया था ताकि वो लोग जो अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर सके। इसलिए हर सेक्शन के बारे में आपको संविधान में मिल जाएंगे कुछ ना कुछ प्रोविजन, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, है ना, चाहे जो शेड्यूल कास्ट हो, है ना, विमेंस हो, तो हर किसी के लिए, विमेंस कम थी पर हाँ हर किसी की रिप्रेजेंटेशन थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एक्सिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वी मैंशनड अबव। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे ना, जो नाम के लिए ब्रिटिशर्स ने बनाए थे कि ये लोग रिवॉल्ट ना करें, ये लोग ज़्यादा ना बोले, इसलिए जो स्टेट में ना, जो प्रोविंस कहते थे स्टेट्स को, तो स्टेट्स में जो इलेक्टेड हेड थे, कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, उनके द्वारा वो चुने गए थे, है ना, तो उन लोगों ने ही जो इलेक्ट किया था इन लोगों को, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। दिस इज़, और ना बहुत ज़्यादा डिबेट भी है, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट मिलेगी आपको हर प्रोविजन पे। कोई भी एक भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जहाँ पर डिबेट ना हुई हो कि इसमें क्या इसके नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना, तो हर प्रोविजन जो संविधान में लिखा गया, हर आर्टिकल में मेंशन एक एक चीज़, उस पर डिबेट किया गया है प्रॉपर, है ना, उसके बाद में उसको लिखा गया है। दिस इंश्योर्ड अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो हर जो हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, तो हर जगह से लोग वहाँ पर ना, वो लोग जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठे हुए थे और जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे लोगों को। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लेड द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ऐसा भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जो असेंबली में ना ज़्यादातर डोमिनेट की हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को चलाया था। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस, सभी लोगों को इस टाइम पर ऐसा ही था ना, एक ग्रुप बना हुआ था, एक पार्टी बनी हुई थी हर देश में, अगर आप देखो ना फ्रीडम स्ट्रगल में तो ऐसा हुआ था। तो वहाँ पर ना एक जो पार्टी बनी हुई थी जिसपे अगर लोग चाहते थे कि वो जो है आज़ादी के स्ट्रगल में जुड़े हैं ना, फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़े हैं, तो उसको उन पार्टी का, उस पार्टी से कनेक्शन बनाने होंगे, है ना, क्योंकि वो मेन जो फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर के चल रहे हैं, है ना। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। कांग्रेस में भी कई सारे जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे और ओपिनियंस थे अलग अलग लोगों के, है ना, तो मतलब लोगों के अलग अलग व्यूज़ थे। द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। असेंबली में ऐसे भी मेंबर्स थे जो कि कांग्रेस से एग्री नहीं करते थे। हमने बताया ना आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है पूरा असेंबली में जो हुआ था। In social in social terms too, assembly represented members from different language groups, caste, class, religion and occupation. तो असेंबली में हर तबके का इंसान था, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी ग्रुप से हो, किसी भी कास्ट से हो, क्लास से हो, तो हर किसी को रिप्रेजेंट किया गया था। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, इट्स कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इलेक्ट किया गया था यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के थ्रू, मतलब कि जो है ना सभी लोगों को वोट देने का अधिकार अगर दिया भी जाता, है ना, तो कंपोजिशन जो था डिफरेंट नहीं होता, है ना, उसमें ना सभी लोग इंक्लूड होते। फाइनली द मैनर्स इन विच कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्कड गिव्स सेंसिटिव टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क इन द सिस्टमैटिक ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी ना, वही इंपॉर्टेंट थी। अगर आप बात करें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रॉपर डिबेट डिस्कशन सब कुछ हुआ, है ना, सभी लोगों ने अपने व्यूज़ रखे सिस्टमैटिक तरीके से, है ना, और जो सभी लोग एग्री भी करते थे बातों पे, डिसएग्री भी करते थे, उसके बाद कोई प्रोविजन लिखा जाता था। तो पहले तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो भी होते थे ना उस पर डिसाइड करते थे, उसको एग्री करते थे, ओके ठीक है ये वाली चीज़ जो हम अपने संविधान में लिख सकते हैं ये लोगों के लिए सही है। फिर उसके बाद में जो है डॉक्टर अम्बेडकर के जो हेड कर रहे थे, जो कमेटी बनाई गई थी, एक ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना, तो उसमें ना जो डिस्कशन किया गया था और उसको एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था, एक खाका तैयार किया गया था कि इस तरीके से हमारा संविधान दिखना चाहिए, है ना। सेवरल राउंड्स थ्रू द डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ड्राफ्ट हुआ था ना कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर भी डिस्कशंस हुए प्रॉपर, है ना, और जो क्लॉज बाय क्लॉज जो भी लिखा गया था संविधान में, हर एक क्लॉज पर डिस्कशन किया गया। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड। तो 2000 से ज़्यादा उसमें अमेंडमेंट किए गए, मतलब चेंजेस किए गए। जो ड्राफ्ट बनाया था ना उसमें भी 2000 से ज़्यादा, आप सोच रहे हो, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर डिबेट डिस्कशन सब कुछ हुआ था, उसके बाद जो संविधान लिखा गया था। हमारे जो मेंबर्स थे ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने विचार विमर्श किया 114 दिन, जो कि 3 साल तक फैला हुआ था, है ना, मतलब इतना उन्होंने डिबेट वगैरह किया हर डॉक्यूमेंट जो था। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो उन्होंने ना, मतलब एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड, जो भी चीज़ प्रेजेंट की गई थी, हर शब्द जो बोला गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उसको रिकॉर्ड किया गया और उसको प्रिजर्व रखा गया है ना, अभी भी वो मिल जाएगा। देयर आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डिबेट की ना एक मतलब प्रिंट भी किया गया उसको,
उनको कहा गया सबको क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट कहा गया इसको, जो डॉक्यूमेंट वगैरह सब प्रिजर्व करके रखा, रिकॉर्ड करके भी रखा। तो 12 बल्कि वॉल्यूम्स हैं। दीज डिबेट्स प्रोवाइड रैशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन। तो हर प्रोविजन जो संविधान में लिखा गया है, हर आर्टिकल में जो लिखा गया है, उसके पीछे की एक लॉजिक है। तो उस लॉजिक तक पहुँचने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट भी देख सकते हैं, है ना। तो ये ना एक रीज़न बताया गया है कि हर जगह जो है मतलब हर प्रोविजन का एक रीज़न है ना, हर उसका लॉजिक भी है। तो इसको ना यूज़ किया जाता है ताकि इंटरप्रिटेट कर सके कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मीनिंग क्या है। कोई भी प्रोविजन है तो उसका इसको ऐसा क्यों रखा गया है ना, मतलब इसमें ये क्यों लिखा गया है, तो उसका भी एक मीनिंग है ना, तो उसका भी एक बिहाइंड उसकी लॉजिक है। ओके, इतना चैप्टर हो गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।